नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ, जो कि कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज से लिया गया है। तीसरा अध्याय है। हमने कुछ अंश इसका पहले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें हमने प्रारंभ से लेकर के कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई और क्या उसका महत्व है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था। अब हम आगे देखते हैं। तो इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कहा था कि ये आज भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर खुदाई चल रही है, या जिस स्थान पर खुदाई करके हम उस स्थान के विषय में पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं या नहीं, या और क्या क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो अभी भी हमसे छिपा हुआ है, जो अभी भी भूमि के गर्भ में छिपा हुआ है, धरती के अंदर छिपा हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें हमें बताया गया था कि जो पश्चिमी काठियावाड़ ज़िले में और पंजाब के अम्बाला ज़िले में, जो पंजाब के अम्बाला ज़िले, ये जो लेख लिखा गया है काफ़ी पुराना है, इसलिए पंजाब के अम्बाला ज़िले आया है इसमें, क्योंकि उस वक्त हरियाणा और पंजाब एक ही राज्य था, लेकिन अब ये जो अम्बाला ज़िला है ये हरियाणा में पड़ता है। तो वहाँ पर भी अभी भी खुदाई चल रही है, और कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर भी कुछ खुदाई हुई है। कुछ हिसार एक ज़िला है हरियाणा का, वहाँ पर भी कुछ खुदाई हुई है। तो हरियाणा में अभी एक तरह से कुछ साइट्स ढूंढी गई हैं, नई साइट्स ढूंढी गई हैं जहाँ पर ये खुदाई चल रही है, और वहाँ से कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखते हैं। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हो सका। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। पहले इसी को एक बार समझ लेते हैं। इसमें लेखक ने कहा है कि अब तक जो हम समझ चुके हैं उसका बड़ा महत्व है। जो आज तक हमने जाना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसका बहुत बड़ा महत्व है, और उससे हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी। वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती थी, वहाँ पर जो अन्न को इकट्ठा करने के लिए एक भंडार गृह भी था, एक बहुत बड़ा स्नानागार था, नगर बड़ा ही ज़बरदस्त नियोजित था। एक दूसरे की सड़क, जो एक मुख्य सड़क नगर के बीचों बीच जाती थी, और उस सड़क से अटैच की गई बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें थी जिनके ऊपर लोगों के घर बने हुए थे, और हर एक गली के साथ में एक नाली बनाई हुई थी, जिससे पानी की व्यवस्था, निकासी व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त थी, पानी आराम से पूरे नगर का पानी बाहर निकल जाता था, और कहीं पर भी कीचड़ वगैरह या गंदगी वगैरह नज़र नहीं आती थी। तो एक बहुत अच्छी सभ्यता थी ये, और बहुत ही विकसित सभ्यता थी। उस समय में भी जब दूसरे लोगों को पता भी नहीं था कि ज़मीन के नीचे भी पानी हो सकता है, ये भूजल का इस्तेमाल करते थे। कुएँ बना रखे थे, और कुओं के माध्यम से वो अपने घरों में पानी उपयोग करते थे। साथ में बहुत सारे खेतों में भी कुएं बना रखे थे जहाँ पर वो पानी की सिंचाई करते थे कुओं के माध्यम से। तो एक विकसित सभ्यता थी, वैज्ञानिक सभ्यता थी एक तरह से, और धार्मिक तत्व मौजूद था इसमें। ये पूजा करते थे, जैसे उसकी सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, लेकिन वो इनके ऊपर हावी नहीं था। जैसे आज धर्म के नाम पर हम लोग लड़ते रहते हैं ना, ऐसा कुछ भी उस वक्त नहीं था। और यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। आज भी बहुत सारे जो नगर बसाए जाते हैं ना, ग्रिड प्रणाली के ऊपर बसाए जाते हैं, और वो ग्रिड प्रणाली जो थी वो एक तरह से मोहनजोदड़ो जो नगर था उसकी देन थी। मोहनजोदड़ो नगर में जो बसावट थी उस नगर की, वो ग्रिड प्रणाली के माध्यम से बनाई गई थी। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ग्रिड प्रणाली क्या होती है। वैसे एक बार बता देता हूँ कि एक मुख्य सड़क थी, उस मुख्य सड़क की साइड बाई साइड जो बहुत सारी सड़कें उसमें से निकलती थी, और उन सड़कों के ऊपर लोगों के घर बने होते थे। किसी भी घर का दरवाज़ा दूसरे घर के आमने सामने नहीं खुलता था, बल्कि उनके दरवाजे आमने सामने की बजाय थोड़ा सा गैप दे करके दूसरी साइड में खोले जाते थे। हर एक घर में बाथरूम की व्यवस्था होती थी, स्नानागार बने होते थे। तो इस तरह एक उन्नत सभ्यता थी ये, और इसको इतनी उन्नति प्राप्त करने के लिए हजारों साल लगे होंगे।
अब आज अगर हम देखें तो मैं जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है वो आज हमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो लगभग 5-7 हज़ार साल पहले के, ईसा के जन्म से 5-7 हज़ार साल पहले के जो कार्बन डेटिंग से हमें पता लगता है वो मिलते हैं। लेकिन उससे भी 5-6 हज़ार साल पहले की ये सभ्यता होगी। इसको विकास करने में लगभग 4-5 हज़ार साल लगे होंगे। तो एक तरह से बहुत पुरानी सभ्यता थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। फारस की खाड़ी जो फारसी देश हैं जैसे दुबई वगैरह और ईरान, इराक वगैरह, ये सारे सारे इन देशों से ही भारत का व्यापार चलता था। मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार चलता था। मिस्र से हमारा, मिस्र मतलब यूनान से हमारा व्यापार चलता था। तो उस वक्त ये भी कुछ ऐसी सभ्यताएं थी जो धरती पर विकसित हो रही थी और उन सभ्यताओं के साथ हमारा व्यापार होता था और वो भी समुद्री रास्ते के जरिए होता था। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी, मतलब उनकी बजाय हमारी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो ज़्यादा अच्छी थी। और क्या अच्छी चीज़ थी उसमें? यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। तो नागर सभ्यता का अभिप्राय क्या है? नागर सभ्यता अर्थात एक नगर को ध्यान में रख करके जो बनाई जाती है, जो एक उच्च कोटि की एक सभ्यता हम इसको मान सकते हैं, जो रहन सहन में अच्छी सभ्यता हो, उसको हम नागर सभ्यता कहते हैं। तो जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, धनाढ्य मतलब अमीर, कि जो व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार करने वाले लोग थे वो अमीर थे और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और उनकी भूमिका जो समाज में बड़ी महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि वो व्यापार करके राज्य के लिए धन कमाते थे। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, सड़कों के ऊपर एक बाज़ार बनाया जाता था और उसके ऊपर दुकानें लगाई जाती थी। दुकान लाइन वाइज लाइन ऐसे दुकान लगी होती थी जैसे आजकल के हमारे बाज़ारों में होती हैं। और दुकानें संभवतः छोटी थी और दुकानें थोड़ी छोटी होती थी क्योंकि उसका आकार पता लग जाता। जब वो खुदाई हुई तो दुकानों का आकार उनको ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ी छोटी दुकानें थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जब थी और उससे लेकर के आज जो भारत देश है उसके बीच में एक बहुत लंबा समय गुजरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं। तथ्यों का बहुत कम जानकारी है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते उस समय के बारे में। हम ज़्यादातर जो इतिहास भी पढ़ते हैं तो हम कहाँ से पढ़ते हैं? हम सिकंदर के आक्रमण से लेकर के चाणक्य और चंद्रगुप्त वगैरह के समय से, मौर्य काल से या गुप्त काल से हम इतिहास पढ़ते हैं। उसके पहले का जो इतिहास है ना वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसीलिए वो जो पीछे का जो इतिहास है, जो घटनाएं हैं, उनको हम अभी नहीं जानते। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश से लेकर के और भारत के आज के स्वरूप तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। असंख्य मतलब अनगिनत, बहुत सारे, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं इस बीच में। लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। आज भी भारत की जो संस्कृति है वो एक तरह से सिंधु घाटी संस्कृति के साथ मिलती जुलती है, उसके साथ हमारा आज भी जुड़ाव है। वो संकेत जो हैं अभी भी हमारी सभ्यता के साथ मिलते हैं। यह देखकर अचरज होता है, अचरज मतलब हैरानी होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की और लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ की पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। देखिए आज भी हमारे भारत देश में हस्तकला का महत्व है। हाथ से कढ़ाई बुनाई चलती है और मोहरों का प्रयोग किया जाता है। मोहरें मतलब जो स्टैंप लगाई जाती हैं, वो स्टैंप उस वक्त भी बनाई जाती थी, हाथ से बनाई जाती थी। और साथ में पोशाकें बनाई जाती थी हाथ से और उसमें कढ़ाई कलाकारी वगैरह की जाती थी। तो ये जो हमारी आज भी जो कढ़ाई की हुई पोशाकें हैं या सूती कपड़े की पोशाकें हैं वो आज भी उस समय के एक तरह से
उस समय के साथ हमें जोड़ देती हैं, उस समय की याद दिलाती हैं। आप देखिए इसमें मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो का ये स्नानागार है। स्नानागार मतलब एक बहुत बड़ा एक तरह से एक तालाब बनाया गया था जिसमें स्नान करते थे लोग। और देखिए ये पक्की ईंटों से बना हुआ है सारा का सारा, और कितना सुनियोजित दिख रहा है। ये जो यहाँ पर ये छोटे छोटे ये चबूतरे से दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कभी ना कभी पिलर्स हुआ होंगे ये। और ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं अंदर, दोनों साइड से सीढ़ियाँ गई हुई हैं, और सीढ़ियों से उतर करके लोग उसमें स्नान करते थे। और उसके उपरांत इसमें से साथ साथ में एक नाली जाती है, और नाली से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। जो गंदा पानी होता था उसको पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। और इसके पास में ही एक कुआं था, कुएं के माध्यम से इसको सिंचाई कर दी जाती थी, नया पानी इसके अंदर डाल दिया जाता था। पुराने पानी को, गंदे पानी को निकाल दिया जाता था और नया पानी इसको, नए पानी से इसको भर दिया जाता था। तो इस तरह स्नानागार इसमें बनाया गया। तो देखिए कितने ढंग से इसको बनाया गया, कैसे चौकोर व्यवस्था, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ईंटें कैसी मजबूत दीवारें बना रखी हैं। तो ये एक उन्नत सभ्यता का ही एक नमूना है। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। ये इतना बड़ा नगर एक तरह से उस खुदाई में मिला है, जो खुदाई राखलदास बनर्जी और उसके साथियों ने की थी। तो उस समय में भी जब लोग कच्ची ईंटों का मकान बनाते थे या मड गार्ड से, मिट्टी से वो बनाते थे, मकान बनाते थे, तो उस वक्त भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। ये भट्टी बनाते थे और भट्टी में ईंटों को पकाते थे और फिर मकान बनाते थे। और नालियों वगैरह की व्यवस्था कितनी उन्नत थी उनकी, कि आज भी उनकी व्यवस्था को देख करके लोग हैरान होते हैं कि कितना वैज्ञानिक सोच उनकी रही होगी, जिन्होंने इतना सुंदर नगर का नियोजन किया है। आगे देखते हैं। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आज की अगर हम बात करें तो भारत आज एक तरह से एक महान देश के रूप में उभरा है। तकनीकी क्षेत्र में भी और वैज्ञानिक उन्नति में भी भारत ने बड़ी प्रगति की है। आज अगर हम देखें तो भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है। सभी देश चाहते हैं कि भारत में हम निवेश करें और खूब पैसा कमाएं, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत है और साथ में यहाँ पर खपत बहुत है चीज़ों की। तो आज हमने वैज्ञानिक प्रगति भी की है, तकनीकी प्रगति भी की है, अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया है, सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं। लेकिन सुंदर सुंदर चीज़ें ही नहीं बनाई, बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए उपयोगी चीज़ें भी बनाई हैं। जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हमने बनाई हैं। और ज़्यादा सुंदर हमाम मतलब जो बाथरूम वगैरह हमने बनाए हैं, और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। नालियाँ जो बनाई गई हैं, जैसे बड़े बड़े नाले बना दिए जाते हैं, सीवरेज बना दी जाती हैं, पाइप्स बिछा दिए जाते हैं। उसके बाद हमारी जो घरों से जाने वाली पाइप्स हैं वो उनके अंदर पानी डालती हैं। तो इस तरह अंडरग्राउंड नालियाँ बना दी जाती हैं। तो बहुत सारे नगर तो ऐसे हैं जहाँ पर बड़े बड़े गंदे नाले होते थे पहले, अब गंदे नालों को पूरी तरह से ढक करके और उनके ऊपर मॉल्स बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हैं। पता भी नहीं लगता कि इसके नीचे कहीं गंदा नाला चल रहा होगा। तो ये एक तरह से सौंदर्यीकरण होता है, सुंदर बना देते हैं उस स्थान को, और बहुत अच्छा लगता है। वो स्थान पहले जो गंदा रहता था अब वो बड़ा सुंदर लगता है। तो भारत ने हर क्षेत्र में विकास तो किया है, लोगों की जीवन शैली भी सुधरी है, अच्छा जो जीने का तौर तरीका है वो बहुत अच्छा हो गया लोगों का। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और इसके आगे के पार्ट को देखने के लिए आप लोग मेरी अगली वीडियो देखिएगा। मैं जल्दी ही आपके लिए दूसरी वीडियो डाल दूँगा। धन्यवाद।